मैं तुम्हारे 99% दिलाकर मानूंगा, 99 नहीं तो 95 तो पक्के हैं, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, रखा हौसला, वो मंजर भी आएगा। तू इन सब प्रश्नों को तैयार करके तो देख, अपन तुझको टॉपर भी बनाएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? आप इन सब प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट ना हो, सारे के सारे। ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और आप जानते हो कि भैया 20 नंबर के अब की बार बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं ना, तो 20 नंबर आपको ये दिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है भैया, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक घूंट कृति के लेखक है। तो कौन है एक घूंट कृति के लेखक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयशंकर प्रसाद या बाबू गुलाब राय या फिर ये दोस्तों आत्मकथा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, बस ये आपको जानना। तो याद दोस्तों याद रख लेना, जयशंकर प्रसाद है और ये इनकी नाटक विधा की रचना, ये भी याद कर लेना। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाओ और पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा और संस्कृति कृति के लेखक कौन है? ये पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयशंकर प्रसाद, बाबू गुलाब राय, अमृत राय। तो यहाँ पर याद रख लेना दोस्तों कौन है भैया, शिक्षा और संस्कृति। जहां पर संस्कृति जुड़ जाती है दोस्तों, भारतीय संस्कृति हो चाहे जौन है ना, वहां पर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हाजिर हो जाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये दोस्तों निबंध विधा की रचना है, ये भी याद रख लेना क्योंकि ये निबंधकार थे। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों तीसरा नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक या फिर हास्य या उत्साह या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वीर रस का स्थायी भाव है, अगर आप पढ़े होंगे। उसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों होता है हास्य, यानी विकल्प नंबर आपका ख सही हो जाता है। और यहाँ पर शोक जो है दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, इनमें से फूल का पर्यायवाची शब्द है। जल्दी से बताइए, फूल का पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, सुमन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही विकल्प दोस्तों जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी यहाँ पर दोस्तों फूल को पुष्प भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन, एकांकी सम्राट कहा जाता है। पहला है मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर याद रख लेना, एकांकी सम्राट जो है दोस्तों कहा जाता है राम कुमार वर्मा का को। और यहाँ पर आपने इनकी एकांकी पढ़ी होगी दीपदान, है ना, तो याद कर लेना दीपदान इनकी बहुत ही प्रमुख एकांकी है, प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मोहन राकेश का नाटक एक है लहरों के राजहंस। आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तितली उपन्यास के लेखक महादेवी वर्मा है। बिल्कुल नहीं, तितली उपन्यास के लेखक दोस्तों कौन है? हमारे प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर आता है दूसरा क्वेश्चन, देख सकते हो, क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। तो क्या उपन्यास विधा की रचना है ये? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की। ये क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, आत्मकथा है ना। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन कहता है, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो गोदान के लेखक क्या मुंशी प्रेमचंद जी हैं? तो यहाँ पर दोस्तों गोदान के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बिल्कुल, इनका ये उपन्यास है, यहाँ पर लेखक ही बोला है, तो ये बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प कौन सा हो जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर राइट विकल्प जो है दोस्तों हो जाता है वो हो जाता है आपका ग नंबर। ठीक है, क्योंकि मित्रता निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास नहीं है। मित्रता के आप जानते हो शुक्ल जी हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, आपको आ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, तो आप बहुत ही अच्छा फोड़ के आओगे। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेरी असफलताएं कृति के लेखक हैं। जल्दी से बताइए, मेरी असफलताएं कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर बाबू गुलाब राय या रामधारी सिंह दिनकर। मेरी असफलताएं के लेखक मैंने आपको कई बार बताया है, वो है भैया बाबू गुलाब राय जी। और ये इनकी जो है दोस्तों आत्मकथा विधा की रचना है। कौन सी है भैया? आत्मकथा, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आठवां क्वेश्चन है, शुक्ल युग के को और किन नामों से जाना जाता है? प्रसाद युग या फिर छायावाद युग या प्रेमचंद युग या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों याद रख लेना, शुक्ल युग को दोस्तों वो प्रसाद युग से भी जाना जाता है, छायावाद युग, प्रेमचंद युग भी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर जो है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो याद कर लेना, शुक्ल युग के लेखक जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, ये सारे आप याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुक्ल युग की कालावधि आप लोग याद कर सकते हो, 1919 ईस्वी से कितनी है? 1938 ईस्वी तक माना जाता है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चाहे छायावाद युग बोलो, ठीक है, बात एक ही है। यहाँ पर दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावाद युग की कालावधि है। देख सकते हो वही है, आ गया छायावाद या शुक्ल युग। ठीक है, तो यहाँ पर 1920 से 1936 तक या 1919 से 1938 तक या फिर उपरोक्त दोनों या फिर 1936 से 1950 तक। ये तो होगा नहीं भैया, उपरोक्त दोनों होगा यहाँ पर, क्योंकि जो छायावाद युग की कालावधि 1920 से 1936 ईस्वी तक भी है और 1919 से 1938, 1-2 वर्ष का अंतर है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है कालावधि में, है ना। तो ये आप याद रखना, अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन कोई भी आ जाए तो उसी में
टिक लगाना, इसीलिए मैं दोनों लिख दिया। आगे 10वां क्वेश्चन है प्री प्रवास के कवि कौन है? तो प्री प्रवास के कवि कौन है भैया? ये आपका पद्यांश से है। हरिऔध सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर सूरदास। तो यहाँ पर जो प्री प्रवास के कवि हैं दोस्तों वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी हरिऔध के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका का हो जाता है। आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कहता है क्वेश्चन इनमें से जल का पर्यायवाची है, जल्दी से बताइए। पानी, सलिल, नीर, जल्दी से बताइए। यहाँ पर जल का पर्यायवाची, आपको सलिल नहीं आ रहा होगा, और यहाँ पर घा है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। याद कर लेना क्यों भैया? क्योंकि पानी को दोस्तों पानी तो बोला जाता है, नीर भी बोला जाता है, ये नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर दो विकल्प है तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ही होगा, तो सलिल भी बोला जाता है। बस इतना याद रख लेना, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल और थल में समास होगा, जल्दी बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, या फिर बहुव्रीहि समास, जल्दी बताइए कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर जल और थल बोला गया है, यानी इसका आप जब समास वो करोगे तो जल थल ऐसे लिखा जाएगा। और दोस्तों ये जो चिन्ह आ जाए जहां पर, वहां पर याद रख लेना कौन सा समास होगा भैया? द्वंद्व समास होगा, या जहां पर और लगा होगा भैया वहां पर द्वंद्व समास होगा, और या एवं, ठीक है, याद रख लेना। और ये आपका 1 नंबर में कहीं नहीं गया, क्योंकि भैया मैं बता दूं आगे बताऊंगा, ठीक है, कि द्विगु समास पहचानने की ट्रिक क्या है। उसमें केवल अंक आ जाए, अंक मतलब समझ रहे हो, जो गणित के अंक 1 2 3 4 5 100 ऐसे आ जाए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो, ये है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चौराहा में समास होगा, कौन सा होगा भैया? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा भैया। द्विगु समास पहचानने की ट्रिक क्या है भैया? यहाँ पर चौ मतलब चार हो गया, यानी 4 रास्तों का जो है समूह दोस्तों उसको बोलते हैं चौराहा। 4 मार्गों का समूह बोल सकते हो, उसको बोलते हैं चौराहा। 4 आ गया, चाहे 5 आए, पंच जैसे पंचपात्र हो गया, इस तरीके से ना, पंचहार हो गया, शताब्दी हो गई, वो सारे के सारे जो है दोस्तों यहाँ पर द्विगु समास होगा, ठीक है, याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से भाप का तत्सम रूप है, कौन सा होगा भैया? वाष्प, दुग्ध, धर्म, करपट। तो यहाँ पर दोस्तों जो वाष्प का है वो हो जाएगा मेरे भाइयों भाप, ठीक है, क्या है भैया? भाप। तो याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर दुग्ध का जो दोस्तों क्या है? दूध बोला जाता है, दुग्ध को, ठीक है, तो दूध हो गया। और वहाँ पर दोस्तों धर्म का जो है दोस्तों धर्म भी बोल देते हैं, धर्म, है ना। और करपट को दोस्तों कपड़ा बोलते हैं, ठीक है, करपट को कपड़ा। तो यहाँ पर ये दोस्तों क्या थे? तत्सम शब्द, और ये तद्भव। तो यहाँ पर ये शायद गलती हुई है, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से नवरत्न में समास होगा, कौन सा समास होगा भैया नवरत्न में? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना कि तद्भव या तत्सम, बस दोनों आप पढ़ के जाओगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वहां पर बता देगा कि क्या है, ठीक है, आपको पढ़ कर भर जाना है बस, और कुछ नहीं करना। आगे तो इनमें से नवरत्न में समास होगा भैया नव मतलब ये नव है ना, नव आ गया तो भैया कौन सा समास होगा यहाँ पर? जल्दी बताओ, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, द्विगु समास, ठीक है, याद कर लोगे। आई होप आप लोग याद कर लोगे। आगे इनमें, और यहाँ पर आप बोलोगे भैया ये नहीं आएंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और आगे है, इनमें से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बताइए इंद्र का पर्यायवाची क्या है? देवेश, भागीरथी, अखिलेश, रतिपति। तो यहाँ पर दोस्तों इंद्र का जो है वो हो जाएगा आपका देवेश, देवेंद्र, सुरेश, है ना, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं, पुरंदर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ना कि भागीरथी जैसे गंगा हो गया है ना, गंगा, मंदाकिनी, और अखिलेश मतलब भगवान ईश्वर है ना, ये हो गए। रतिपति का जो है दोस्तों हो जाता है, वो हो जाता है आप कामदेव, है ना, कामदेव, अनंग मनोज, रतिपति, कामदेव, ये सारे है ना, तो याद कर लेना, ठीक है, मैं आपको साथ में बता भी दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हो, व्यक्ति के विकृत आकार, रंग, अनोखी चीज या अनोखा चीज देखने पर उत्पन्न स्थायी भाव होता है, याद रख लेना, स्थायी भाव बोला यहाँ पर। जब अनोखा चीज देखते हो तो वहां पर रस कौन सा होता है भैया? वहां पर होता है हंसी आती है, हास रस होता है, और हास रस का स्थायी भाव दोस्तों हास होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हास हो गया हमारा, ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर रस पूछता तो यहाँ पर हास रस होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे 18 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु, वैभव इत्यादि के नष्ट हो जाने पर रस होता है। जब भाई कोई हमारे प्रिय व्यक्ति छीन जाती है, कोई भी व्यक्ति नष्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, कुछ भी, वहां पर हमें शोक होता है, ठीक है। शोक मतलब ये स्थायी भाव है, और यही स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, याद कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा करुण रस। बस हास्य और करुण ही पढ़ना है, आपके 2 नंबर यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, 2 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, यहाँ पर देख लेना चाहे, ठीक है। आगे 19 है दोस्तों, निम्न में से आधुनिक काल
काल की समय अवधि 1843 से अब तक, 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक, या फिर 1643 से 1843 तक। तो यहाँ पर दोस्तों ये शुक्ल युग की है ना, छायावाद युग की, ये शुक्लोत्तर युग की हो गई। आधुनिक युग की दोस्तों 1843 से अब तक माना जाता है, और आधुनिक युग को ही बांटा गया है, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, ये सारे युग जो हैं वो आधुनिक युग में काल में ही आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतना समझते होंगे। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका कौन सा है भैया, ये वाला का नंबर। ठीक है, आगे है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्यक्ति के विकृत आकार, रंग, अनोखी चीज देखने पर उत्पन्न रस होता है। कौन सा उत्पन्न रस होता है, जल्दी से आप लोगों को बताना। यहाँ पर दोस्तों करुण रस या हास्य रस या शोक रस या हास रस। यहाँ पर बोला है क्या है भाई, अनोखी चीज देखने में उत्पन्न रस होता है। रस दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हास्य रस हो जाएगा। वहां पर क्या पूछा था भैया, केवल स्थायी भाव पूछा था, तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका खा। ठीक है, इतना दिमाग लगा के आना, ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन करना, वरना एक मिस्टेक आपकी सारे क्वेश्चन गलत कर देगी। मतलब सारे नहीं गलत करेगी, मतलब एक मिस्टेक, फिर उसके बाद आप OMR शीट में सुधार पाओगे नहीं, चाहे बाद में याद भी आ गया, इसलिए ध्यान से करना। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मेरे भाई, क्या कहता है, चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है भैया, निबंध विधा पर आधारित रचना, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, ये है शुक्ल जी की रचना, ये भी याद कर लेना। चलिए इंपॉर्टेंट है शुक्ल जी, ठीक है, शुक्ली जी लिख गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मतलब। आगे 22वां है दोस्तों, खंभा का तत्सम रूप होगा। खंभा को क्या बोलते हैं भैया, वाष्प या फिर स्तंभ या फिर करपट या फिर कच्छप। यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे तत्सम रूप हैं, आप जानते हो, और ये तद्भव रूप है ना, ये क्या है, तद्भव रूप है खंभा जैसे। ठीक है, तो खंभा तद्भव रूप है और ये आपके तत्सम रूप है। तो यहाँ पर दोस्तों तत्सम क्या होगा, जल्दी से बताइए। वाष्प, वाष्प तो भाई भाप का होगा, आप जानते हो, भाप भाप। आगे स्तंभ, स्तंभ मतलब दोस्तों खंभा होता है, हाँ यही होगा आपका, तो यही हो गया आपका। और जो करपट का मतलब मैंने पीछे आपको बताया था दोस्तों, क्या होता है, कपड़ा होता है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कच्छप का मतलब होता है कछुआ। क्या होता है, कछुआ, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है। कंकाल, तितली, ये क्या है भैया, जीवनी, नाटक या फिर उपन्यास या आत्मकथा। तो जो दोस्तों कंकाल है, ये है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी उपन्यासकार भी थे, इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास है कंकाल, और एक याद कर लेना तितली। क्या है भैया, तितली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल एग्जाम में आ ही जाता है, कहीं ना कहीं भटक जाता है किसी न किसी कोड में। 24 नंबर क्वेश्चन है, ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है दोस्तों। यहाँ पर निबंध, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन बैंक में पढ़ोगे तो आपको निबंध मिलेगा, गूगल में सर्च करोगे संस्मरण मिलेगा। तो इन दोनों में से बोर्ड एग्जाम में कोई एक विकल्प आएगा तो उसी में टिक लगा देना, चाहे वो निबंध हो चाहे फिर संस्मरण। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर दोनों आ जाए तो आप निबंध फिर लगाना टिक। ठीक है, क्यों भाई क्वेश्चन बैंक से ज़्यादातर मुझे लगता है चांसेस ज़्यादा सही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जनमेजय का नागयज्ञ किस विधा पर आधारित रचना है। निबंध है या फिर नाटक है या फिर आत्मकथा या उपन्यास है, जल्दी से बताइए। जनमेजय का नागयज्ञ भैया ये है नाटक विधा की रचना। ठीक है, याद रख लेना। और ये किसका नाटक है, याद कर लेना भैया, जयशंकर प्रसाद जी का। याद करोगे, मैं लिखे दे रहा हूं किसका, प्रसाद जी। ठीक है, मैं यहां पर लिख दूंगा प्रसाद जी, याद कर लेना। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे के सारे। आगे दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है भैया सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, या फिर सुमित्रा कुमारी को। तो यहाँ पर याद रख लेना, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, रसमीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है। मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था भैया, ये क्या है, आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक शुक्ल जी हैं। रसमीमांसा हो चाहे वो त्रिवेणी हो, तो यहाँ पर याद कर लेना लेखक जो है वो हैं शुक्ल जी। ठीक है, याद कर लोगे ना। चलिए, और यहाँ पर एक है त्रिवेणी भी, इनकी एक इंपॉर्टेंट आलोचना है, ये भी याद कर लेना त्रिवेणी। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिवेणी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताइए, मेरी यूरोप यात्रा आलोचना है, निबंध है, उपन्यास है, यात्रा व्रत है। मेरी यूरोप यात्रा, यहाँ पर बोल लगाया भैया यात्रा करते हैं, मतलब कि वहाँ पर यात्रा वृत्तांत होता है, यानी यात्रा व्रत हो जाएगा मेरी यूरोप के लेखक। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। और दोस्तों ये किसकी रचना, ये भी मैं आपको बता दूं, आप लोग याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यात्राकार थे राहुल सांकृत्यायन जी। कौन है भैया, राहुल जी। ठीक है, राहुल जी मैं लिखे दे रहा हूँ, राहुल सांकृत्यायन, आप याद कर लेना सांकृत्यायन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर राहुल जी। आगे
29 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से चिदम्बरा के रचनाकार है। चिदम्बरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा भैया किसकी रचना है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, इसमें विधा नहीं होगी क्योंकि भैया ये क्या है, इनका काव्य है। ठीक है, काव्य मतलब पद्यांश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों इंद्रजाल किस विधा पर आधारित रचना है। इंद्रजाल आकाशदीप प्रतिध्वनि छाया किसकी रचना है, आपको याद आया हो अगर तो निबंध है या फिर नाटक, कहानी या फिर आत्मकथा। तो ये दोस्तों है कहानी विधा की रचना। मैंने आपको अभी बताया ना ये किस कहानी विधा की है और इनके लेखक जो है दोस्तों कौन है, जल्दी से बताइए। वो है दोस्तों आप याद रख लेना प्रसाद जी। ठीक है, कौन है, प्रसाद जी। तो याद कर लेना, इनकी और भी इंपॉर्टेंट कहानियाँ सारी याद कर लेना। इंद्रजाल है, जैसे आकाशदीप भी है, आकाशदीप। ठीक है, और कौन सी है, प्रतिध्वनि। ठीक है, और एक है छाया, याद कर लोगे, अब सारी याद कर लेना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है भैया खून के छींटे के लेखक हैं, जल्दी से बताइए खून के छींटे के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर भगवत शरण उपाध्याय या फिर जयशंकर प्रसाद। आपके चैप्टर में जिन्होंने अजंता नामक चैप्टर लिखा है वही है, और कौन लिखा है जल्दी से बताइए, मैंने हिंट आपको दे दिया, भगवत शरण उपाध्याय। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर दोस्तों खून के छींटे कौन सी विधा की रचना है आपसे पूछ सकता है, तो भैया याद कर लेना खून के छींटे जो है दोस्तों वो है निबंध विधा की रचना, याद कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 32 नंबर क्वेश्चन सूरदास जी के आराध्य देव कौन थे, भैया श्री कृष्ण या शिव जी या फिर गणेश जी या फिर राम जी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा भैया चरण कमल बंदा हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे। श्री कृष्ण जी के बारे में इन्होंने लिखा है काफी ज्यादा, तो भैया उनके आराध्य देव हो गए हमारे श्री कृष्ण जी। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाइयों अथाह सागर किस विधा पर आधारित रचना है, निबंध विधा पर आधारित रचना, आलोचना, उपन्यास या फिर आत्मकथा। जल्दी से बताइए किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया ये है जयप्रकाश भारती जी की आलोचना। तो इसके लेखक कौन हुए भैया, जयप्रकाश भारती, याद कर लेना जयप्रकाश भारती। ठीक है, और यहाँ पर इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है कौन सी भैया, हिमालय की पुकार, हिमालय ठीक है की पुकार, याद कर लेना, ये भी इनकी क्या है आलोचना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन इनमें निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है, जल्दी से बताइए कौन सी रचना है भैया, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, श्री रामचरितमानस, ये सारी की सारी रचनाएं भैया तुलसीदास की हैं। यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। आई होप आपको याद रही होंगी, ये बहुत ही सरल थी और इनकी रचनाएं रसखान सूरदास जितने पाठ्य पुस्तक में कम से कम उनकी तो याद ही कर लो सारी। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों आता है यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन कल्पलता। ठीक है, कल्पलता किस विधा पर आधारित रचना है भैया, कल्पलता निबंध है या नाटक या फिर उपन्यास या आत्मकथा, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर है भैया कल्पलता जो है वो है दोस्तों याद रख लेना निबंध विधा की रचना। इसके लेखक कौन है भैया, द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी है जो कि द्विवेदी युग के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद कर लोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये किस युग के लेखक थे, ये थे भैया शुक्ल युग के। ठीक है, आप ये मत समझना द्विवेदी लिखा है तो द्विवेदी युग के हो गए, शुक्ल युग ज्यादा तैयार करना क्योंकि शुक्ल युग से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, याद रख लेना। और यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा एक चीज कि भैया ये निबंध है कल्पलता, एक इनका और निबंध है कौन सा भैया, कूटज, याद कर लेना कूटज। उसके बाद दोस्तों कौन सा है, उसके बाद है अशोक के फूल। ठीक है, याद कर लेना, आगे मिलेगा भी अशोक के फूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है भैया, कलकत्ता से जो लेखक था वो पीकिंग गया। इसका मतलब भैया यात्राव्रत, नाटक, उपन्यास और आत्मकथा। से पीकिंग गया मतलब कि भैया यात्रा किया तो मतलब भैया कौन सी रचना हो गई, यात्राव्रत हो गई। और यहाँ पर इसके लेखक कौन है भैया, अजंता वाले हमारे भगवत शरण उपाध्याय, है ना, भगवत शरण। ठीक है, आप लिख लेना उपाध्याय जी हमारे। ठीक है, उपाध्याय याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। रेती के फूल किस विधा पर आधारित रचना है, निबंध या फिर नाटक, उपन्यास या फिर आत्मकथा। रेती के फूल जो दोस्तों कमेंट करो जल्दी से, मैं बता दे रहा हूँ रेती के फूल निबंध विधा की रचना है। और दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो है हमारे कौन भैया, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर मैं दिनकर लिखे दे रहा हूँ, कौन है,
दिनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है? जल्दी से बताइए, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव, स्वामिनी, कामना, राजश्री, सारे के सारे हैं दोस्तों ये नाटक जयशंकर प्रसाद जी के। तो ये नाटक विधा की रचना हो गई, याद कर लेना सारे के सारे। ठीक है, मैंने बता दिया। इनकी कहानियां प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, उपन्यास कंकाल, तितली, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहता है 39 नंबर क्वेश्चन? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है श्री रामचरितमानस को, या पद्मावत को, रामचंद्रिका को, या पृथ्वीराज रासो को? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर घ यानी पृथ्वीराज रासो, याद रख लेना। और इसके लेखक भी आपको पता होना चाहिए, वो है भैया चंदरबाई। कौन है? चंदरबाई। पहले बाई ही लगाया जाता था नाम के आगे, है ना, जैसे मीराबाई, चंद्रबाई, ठीक है, बहुत सारे बाई, है ना। वहां पर 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? नहीं है। यहाँ पर बोला है भैया नहीं है, ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे बस महादेवी वर्मा पढ़ेंगे, टिक लगा के चले आएंगे। नीरजा भी है यहाँ पर, यामा भी है यहाँ पर, और कौन सी है? चिदम्बरा, प्रियप्रवास। कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर महादेवी वर्मा की ये दोनों रचनाएं तो हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों चिदम्बरा नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर प्रियप्रवास भी नहीं है। मैं आपके साथ प्रैंक ही करना चाह रहा था भैया। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये होगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों विकल्प गलत हैं, क्योंकि ये दोनों ही महादेवी वर्मा की रचनाएं नहीं हैं। चिदम्बरा आपको मालूम होगा पंत जी की है, सुमित्रा नंदन पंत जी की, और ये है दोस्तों हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। सॉरी, यहाँ पर हरिऔध लिखना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हरिऔध। मैं लिखे दे रहा हूँ हरिऔध, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निबंध महादेवी वर्मा जी का है? चिंतामणि, विचार भी थी, अशोक के फूल, क्षणदा। भैया आपको मालूम होगा, पीछे मैंने बताया चिंतामणि को भी कि भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। उसके बाद विचार भी थी भी इन्हीं का है ना। उसके बाद अशोक के फूल भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। यहाँ पर सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा भैया? क्षणदा, क्योंकि यही बचा हुआ है, ठीक है, याद कर लेना। एक ही निबंध है महादेवी वर्मा का। आगे 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, परीक्षा गुरु किस विधा पर आधारित रचना? जल्दी से बताइए, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है भैया? तो यहाँ पर याद रख लेना, निबंध है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास, या फिर आत्मकथा। परीक्षा गुरु भैया श्रीनिवास दास की रचना है। क्या मुझे बताने की कोशिश करिए जल्दी से आप लोग, कौन सी विधा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना दोस्तों, ये निवास दास की रचना है, और ये उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। यहाँ पर ये उपन्यास, मैंने आपको लेखक बता ही दिया। तो यहाँ पर ये है उपन्यास विधा की रचना, और इसके लेखक जो है दोस्तों कौन हो जाएंगे? जल्दी से बता दीजिए, श्रीनिवास दास, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना निवास दास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 43 नंबर, इनमें से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? देवेश, रतिपति, मनोज, मदन। मैंने पीछे बताया था ये सारे के सारे पर्यायवाची यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे भैया कामदेव के पर्यायवाची तीनों हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देवेश नहीं है बोला है, तो यहाँ पर देवेश इंद्र का पर्यायवाची है। देवेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, जो भी बोलना है ना, तो ये है आपके इंद्र के पर्यायवाची। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मेरा गला बैठ रहा है। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है भैया? साकेत, झरना, लहर, आंसू। जल्दी से बताइए, जयशंकर प्रसाद की नहीं है बोला है। जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? देख रहे हो, झरना है, लहर है, आंसू, ये सारी की सारी जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जयशंकर प्रसाद जी भैया झरना तो लाते ही थे, लहर भी अपनी रचनाओं से लाते थे, आंसू भी निकालते थे, मतलब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों साकेत जो नहीं है, क्योंकि दोस्तों साकेत जो है वो किसकी रचना है भैया? गुप्त जी की, यानी मैथिली शरण गुप्त। तो मैं यहाँ पर गुप्त लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है? जल्दी से बताइए, मेरी असफलताएं निबंध है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है, या आत्मकथा है? जल्दी से आपको बताना है मेरे भाइयों किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, और इसको शायद मैंने पीछे बताया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं इसकी रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप लोग भूल ही ना जाओ, ठीक है। और ये किसकी रचना है भैया? गुलाब राय जी की, ठीक है, याद कर लेना, गुलाब राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। तो यहाँ पर याद रख लेना, 3 राय हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी बताता हूँ। आवारा मसीहा जो है दोस्तों आप लोग याद कर लेना किस विधा की रचना है भैया? यहाँ पर का नंबर यानी जीवनी विधा की रचना। और यहाँ पर दोस्तों याद कर लेना, ये जीवनी विधा तो है, लेकिन किसकी है ये भी पूछ लेता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर याद कर लेना कौन है भैया? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु
ठीक है, प्रभाकर याद कर लोगे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। यहाँ पर कलम का सिपाही, तो यहाँ पर दोस्तों याद रख लेना, ये भी क्या है भैया, जीवनी विधा की ही रचना है। ठीक है, क्या है भैया, जीवनी विधा की रचना। इसके लेखक जो है दोस्तों अमृत राय है। कौन है, अमृत राय। ठीक है, अब यहाँ पर राय राय मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देख रहे हो विष्णु प्रभाकर के बाद बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं, अमृत राय जीवनी है, कलम का सिपाही। ठीक है, और उसके बाद एक है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नीड़ का निर्माण फिर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे आ भी जाएगी, ये आ गए देखो। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है, का है निबंध, का है आलोचना, आत्मकथा या उपन्यास, जल्दी से बताइए। मैंने आपको बता ही दिया था, आत्मकथा विधा की रचना है इनकी ये, और इसके लेखक जो है दोस्तों कौन है, हरिवंश राय। राय मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर राय अमृत राय भी है, गुलाब राय, हरिवंश राय, तो यहाँ पर राय का मतलब हो जाएगा भैया हरिवंश राय, हरिवंश राय। हरिवंश राय बच्चन बोल सकता हूँ क्योंकि इनको बच्चन भी बोला जाता था। ठीक है, तो आई होप आप लोग तैयार करोगे बच्चन। ठीक है, तो ये है हरिवंश राय बच्चन। चलिए इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों राय। ठीक है, गुलाब राय, हरिवंश राय, अमृत राय। गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। आगे 49 नंबर क्वेश्चन है, रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है, भैया बिल्कुल सिंपल आ गया, रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास आलोचना है। किसकी है, मैंने पीछे भी बताया था, शुक्ल जी की। ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है शुक्ल जी। चलिए कोई बात नहीं, आगे 50 नंबर क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है। बाण भट्ट की ये भैया आत्मकथा लिखा है, सीधा आत्मकथा पर टिक लगा दो। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये गलत होगा, मैं यही आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा जो है दोस्तों आप लोग याद कर लेना, वह दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना, और ये इसके लेखक भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर मैं द्विवेदी लिखे दे रहा हूँ, आई होप आप तैयार कर लोगे। हा लिखे दे रहा हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, लहरों के राजहंस वेरी इंपॉर्टेंट किस विधा पर आधारित रचना है, भैया लहरों के राजहंस किस विधा की है, भैया निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा। तो यहाँ पर याद रख लेना, लहरों के राजहंस जो है दोस्तों मोहन राकेश जी का नाटक है। तो इसके लेखक जल्दी से बताओ, मैंने बताया कौन है, मोहन राकेश। याद कर लोगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से बताना है आपको मेरे भाइयों। निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है दोस्तों वो किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करिए। यहाँ पर याद रख लेना धर्मवीर भारती की है, और यहाँ पर ये दोस्तों है उपन्यास विधा की रचना। कौन सी है भैया, उपन्यास विधा की रचना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर इनका एक उपन्यास है, याद कर लेना कौन सा भैया, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इनका एक उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है भैया, धर्मवीर। धर्मवीर मतलब धर्मवीर भारती, याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना है, भैया प्रेमचंद जी की रचना है ये, सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन। तो यहाँ पर निबंध, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा। तो सेवा सदन जो है दोस्तों वो है दोस्तों कौन सी, उपन्यासकार थे प्रेमचंद जी, तो उपन्यास विधा की रचना, क्योंकि प्रेमचंद जी दोस्तों बिल्कुल भी निबंधकार नहीं थे, नाटककार नहीं थे, आत्मकथाकार नहीं थे, तो उपन्यास बचता है। तो आप टिक लगा देना भैया उपन्यास। ठीक है, ये कहानीकार जरूर थे, तो यहाँ पर कहानी ऑप्शन में है ही नहीं है। ठीक है, इनकी कहानियां भी इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो आप, तो यहाँ पर याद रख लेना। और इसके लेखक दोस्तों जो हैं सेवा सदन के वो हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, प्रेमचंद, और ये किस युग के लेखक थे भैया, शुक्ल युग के। ठीक है, याद कर लेना। चलिए प्रेमचंद युग आप बोल सकते हो, प्रसाद युग, छायावादी युग, जो भी। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय की पुकार किस विधा पर आधारित रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। हिमालय की पुकार निबंध है, नाटक है, आलोचना है, या फिर आत्मकथा है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हिमालय की पुकार जो है दोस्तों याद कर लेना, वो है जयप्रकाश भारती जी की आलोचना। क्या है भैया, जयप्रकाश भारती। ठीक है, अब यहाँ पर नाटक भी मिलता है, बहुत सारे लोग नाटक कहेंगे भैया, सॉरी निबंध बोलते हैं क्या इसको, तो आप गूगल भी कर सकते हो दोस्तों, तो उसमें आपको दूसरा मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में दूसरा मिलता है, तो गूगल में आप सर्च कर याद कर सकते हो। ठीक है, इसको सर्च कर लेना, इसको मैं विधा उधा कुछ नहीं बता रहा हूँ, मुझसे गलती ना हो जाए, बस लेखक आप याद रखना जयप्रकाश भारती हैं, और विधा आप खुद से तैयार कर सकते हो, थोड़ा सा लिख कर सर्च कर लो यार, थोड़ा सा कठिनाई उठा लो आपको, ताकि बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, मुझे भी कन्फ्यूज़न है इसमें, तो मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता, मैं हर चीज़ आपसे बता देता हूँ। देखो दिमाग है, भूल जाता है
है, मुझे भी भूल गया। तो यहाँ पर जल्दी से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन सी विधा है, जल्दी से कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मेरे भाई, आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है भैया? आषाढ़ का एक दिन निबंध है, नाटक है, या फिर उपन्यास या आत्मकथा? भैया आषाढ़ का एक दिन भी नाटक है। किसका भैया? मोहन राकेश जी का। ठीक है, याद कर लेना, लहरों के राजहंस, मोहन के राकेश, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक, और आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश जी का नाटक। आगे है भैया 56 नंबर क्वेश्चन, त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना? इसके लेखक भैया हुए जैनेन्द्र कुमार, और किस विधा की रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है? जल्दी से आपको बताना है मेरे भाई किस विधा की रचना है। तो याद कर लेना है भैया, ये भी उपन्यास है। आप एक चीज गेस करोगे कि ज्यादातर पूछा जाता है नाटक, उपन्यास, निबंध, है ना, आत्मकथा, यही सारे पूछे जाते हैं, कहानी भी है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर चलिए बढ़े, तो यहाँ पर मैं इसके लेखक लिख दूं, वो हो जाएंगे भैया जैनेन्द्र कुमार। याद कर लोगे ना, जैनेन्द्र कुमार, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, मैला आंचल किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास, आत्मकथा? ये मुझे आज तक नहीं भूली, क्योंकि यही एक ऐसी रचना थी जो मैं नहीं कर पाया था अपने एग्जाम में। तो यहाँ पर मैला आंचल जो है दोस्तों किस विधा की है भैया? ये है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कौन सी भैया? उपन्यास विधा की रचना। इसके लेखक जल्दी से आप लोग बताओ कौन है? रेणु जी, यानी फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, तो याद कर लेना। और ये तब से इम्पोर्टेंट है, 2019 में ये क्वेश्चन में आया था जब मैं पेपर दे रहा था। ठीक है, याद कर लेना। और दोस्तों यही ऐसी रचना थी जब से आज तक लगातार आ रही है अब। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है, पहले नहीं थी इसीलिए मैं तैयार नहीं किया था। तो ये हो जाता है कभी कभी, एक रचना बहुत ही मुश्किल पूछ लेता है। चलिए 58 क्वेश्चन कहता है, मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? मेरे भाइयों, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा वृत्तांत, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा? तो यहाँ पर याद रख लेना, ये भी यात्रा बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा यात्रा व्रत। और यात्रा व्रत के लेखक ज्यादातर कौन है भैया? राहुल जी हमारे, तो याद कर लेना, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, याद कर लेना। और यहाँ पर एक कलकत्ता से पीकिंग आपने पढ़ा होगा, वो भगवत शरण उपाध्याय की, बस वही एक है एकलौती, और राजेंद्र प्रसाद जी ने भी लिखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन भैया, साहित्यालोचन किस विधा पर आधारित रचना है भैया? जल्दी से बताइए, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, या फिर यहाँ पर आत्मकथा है? साहित्यालोचन जो है दोस्तों, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं इससे आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस आप लोग इसको मुझे बता देना। इसके लेखक मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है दोस्तों श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, याद कर लेना। आगे यहाँ पर दोस्तों आता है आगे, किन्नर के देश में, किन्नर के देश में किस विधा पर आधारित रचना है? जल्दी से बताइए मेरे भाइयों, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, या फिर यात्रा व्रत है? जल्दी से बताइए, किन्नर के देश में किस विधा पर आधारित रचना है? तो याद कर लेना दोस्तों, जो किन्नर के देश में है वो है दोस्तों यहाँ पर यात्रा व्रत पर आधारित रचना। और यात्रा व्रत के लेखक आपको मालूम होगा हमारे कौन है भैया? राहुल जी, यानी आपके हो गए राहुल सांकृत्यायन जी। आई होप आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध है, या फिर नाटक है, या उपन्यास है, या आत्मकथा है? तो भूले बिसरे चित्र जो है दोस्तों भगवती चरण वर्मा जी का है। और यहाँ पर दोस्तों ये कौन सी विधा है? जल्दी से आपको बताना है। तो ये है दोस्तों, आप लोग याद रख लेना, ग नंबर है उपन्यास, तो यही है। और इसके लेखक जो है दोस्तों वो हैं भगवती, ठीक है, चरण वर्मा, चरण भगवती यहाँ बढ़ता है, ठीक है, वर्मा, तो याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, भगवती चरण वर्मा। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन, दीपदान किस विधा पर आधारित रचना है? कमेंट कर देना जल्दी से। चलो मैं बता दूं, दीपदान एकांकी है, राम कुमार वर्मा जी की, आप जानते हो राम कुमार जी की है, मैं पीछे बता चुका हूं, इसीलिए आपको रिपीट नहीं करवाना चाहता। आगे है साहित्य और कला किस विधा पर आधारित रचना है भैया? निबंध है, आलोचना है, एकांकी है, यथाव्रत? यहाँ पर ये निबंध है। किसका है भैया? ये भगवत शरण उपाध्याय जी का। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मुझे गलती, मुझसे ही मेरी गलती हो रही है, सॉरी यार, सॉरी, क्या यार मेरा दिमाग। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आलोचना विधा की रचना। ठीक है, निबंध नहीं है, आलोचना है। और इसके लेखक जो है दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, जैसे कलकत्ता से पीकिंग आपने पढ़ा होगा, खून के छींटे पढ़ा होगा, ठूठाम पढ़ा होगा, इन्हीं की रचनाएं है ना, भगवत शरण उपाध्याय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय किस विधा पर आधारित रचना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध है, नाटक है, कहानी है, आत्मकथा? भैया इसके जो लेखक है ना वो हैं शुक्ल जी। ठीक है, कौन है? शुक्ल जी।
तो शुक्ल जी जो है दोस्तों नाटक लिखे नहीं, याद कर लेना, नाटक कभी नहीं लिखे शुक्ल जी, आत्मकथा लिखे नहीं। निबंध बिल्कुल लिखे हैं, कहानी बिल्कुल लिखे हैं। तो निबंध आपको याद होंगे चिंतामणि, विचार मिथि, तो वो तो है नहीं, तो यहाँ पर कहानी ही आपका होगा, तो कहानी विधा की रचना है, याद कर लेना। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी इकलौती ऐसी है जो कि बोर्ड एग्जाम में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? सूरदास जी की नहीं है, याद करना यहाँ पर। तो प्रेम वाटिका, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा सूर सागर भी है आपके चैप्टर में है, इसमें से पद आप जानते हो सूरदास जी का, चरण कमल बंदम हरिराई। साहित्य लहरी भी आपके चैप्टर में है, आपको मालूम होगा। सूर सरावली भी इनकी रचना है। सात सात सा, ठीक है, याद कर लेना, सात सा मतलब सूरदास, सा आए सूरदास। तो यहाँ पर प्रेम वाटिका नहीं है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है भैया? तो प्रेम वाटिका आप लोग याद कर लेना, वो है रस खान जी की रचना, याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे भाइयों, इनमें से गंगा का पर्यायवाची है देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर याद रख लें जो गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का जो है दोस्तों ना, वो देव नदी भी बोला जाता है, सुरसरी भी बोला जाता है, मंदाकिनी भी बोला जाता है, यानी आपका हो गया दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका घ सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, इसमें से नदी का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा है जो नदी का नहीं है? सरिता, तरंगिणी, तटनी, सुरसरिता। मेरे भाइयों तटनी तरंगिणी नदी का है, सरिता भी नदी को बोला जाता है, सुरसरिता नदी को नहीं बोला जाता, ये गंगा को बोला जाता है मेरे भाइयों। आई होप आप लोगों को तैयार हो गया होगा। यहाँ पर दिया था क्या, सुरसरी दिया था, लेकिन सुरसरिता भी बोला जाता है। सुर मतलब भगवान भी मानते हैं, तो भगवानों की सुर की, सरिता यानी नदी, तो यहाँ पर ये बस नहीं है, यहाँ पर ये तीनों ही नदी के पर्यायवाची थे। ये भी याद कर लेना कि नदी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सरिता, तरंगिणी, तटनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कहता है अश्व, सैंधव, बाजी निम्नलिखित शब्द किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के, घोटक, दिवस या नीर। नीर जो है दोस्तों आप जानते हो ये तो पानी का है, ठीक है, और अश्व जो है दोस्तों वो है घोड़ा का। अब घोड़ा भैया, घोड़ा को क्या क्या बोलते हैं? आकाश तो होगा नहीं, आप जानते हो, दिवस मतलब दिन होगा नहीं, तो घोटक आपका ये ग नंबर सही है। इस तरीके से विकल्प सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर ना आए तो, अगर आए तो बिल्कुल आंख बंद करके लगा दो, क्या दिक्कत है उसमें। तो यहाँ पर घोटक घोड़ा बोला जाता है, घोड़ा को ही घोटक बोलते हैं, अश्व बोलते हैं, सैंधव बोलते हैं, वाजी बोलते हैं। आकाश को नभ, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य, व्योम, जो भी बोलना है बोल लो। पानी को नीर, और क्या बोलते हैं? जल, ठीक है, याद कर लेना। पय भी बोलते हैं। चलिए आगे है दिवस, दिवस को दिन और वार बोलते हैं, आप जानते हैं शुक्रवार, शनिवार। मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूं ताकि दिमाग में आ जाए, हो सकता है। यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 69, इनमें से कमल का पर्यायवाची है जलज, पंकज, सरोज, उपरोक्त सभी भैया यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो कमल को बोलते हैं जलज, पंकज, सरोज, तीनों ही बोलते हैं, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने ही सरल सरल आते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन कहता है वारिज, ठीक है, वारिज, राजीव, अरविंद, जलज। जलज, जलज किसको बोलते हैं भैया? कमल को, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में किसके समानार्थी शब्द हैं? तो यहाँ पर आसमान, इंद्र, कामदेव, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे भाइयों याद रख लेना, कमल को बोलते हैं राजीव, अरविंद, जलज, वारिद, पंकज, सरोज, सब कमल को बोलते हैं। इंद्र यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि कमल की पर्यायवाची, आसमान कमल की है नहीं है, कामदेव नहीं है, रतिपति, मनंग, अनंग, मनोज, रतिपति, ये सारे कामदेव की पर्यायवाची हैं, देवेश, देवेंद्र, ये सारी। तो यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं विकल्प राइट हो जाता है, तो मैं इसलिए घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनाया हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से पय, पय, पय मैंने अभी पीछे बताया, भी याद रखना, किसका पर्यायवाची शब्द है? जल का, पानी का, सलिल का, किसका है? तो यहाँ पर भैया उपरोक्त सभी हो जाएगा, मैंने आपको बताया ये पानी का पर्यायवाची है, और पानी का ही पर्यायवाची जल है, जल का ही आप सलिल मानो, ठीक है, तो याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अरण्य मतलब जंगल, कानन, कानन कुंडल शोभित है ना, वर मुद्राधारी पढ़ा होगा आपने। तो अरण्य, जंगल, कानन निम्नलिखित किसके पर्यायवाची हैं? विपिन के, वन के, कांतार के। कांतार आपको हो सकता है ना मालूम हो, तो यहाँ पर आप वन तो मालूम होगा, विपिन तो मालूम होगा कि भाई जंगल के पर्यायवाची है वन और विपिन। तो यहाँ पर आप टिक किस में लगाओगे? उपरोक्त सभी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, चाहे ऐसे दे उपरोक्त का एवं ख, तो वो भी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है 73 नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हो क्या कहता है, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची है, कौन सा है भैया? सलिला, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, सारे के सारे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मैंने आपको बताया था तटनी, तरंगिणी, सरिता है ना, ये सारी नदी की पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पर दोस्तों आता है 74 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हो, इनमें से कौन सी रचना हरिऔध जी की है? भैया प्री प्रवास कहाँ गई? ये है, देखो मैंने आपको पीछे भी बताया इसलिए जल्दी से बता दिया। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, गुप्त जी की है। और ये हरिऔध जी सही है आपका विकल्प, तो ये आपको मालूम ही होगा, हरिऔध जी हैं। नीरजा जो है दोस्तों देवी जी की है, यानी महादेवी वर्मा, तो मैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैं देवी लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देवी लिख देता हूँ, याद कर लेना, महादेवी वर्मा हो गया। और यहाँ पर लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की है, तो यहाँ पर मैं पंत लिखे दे रहा हूँ। लोकायतन, चिदम्बरा आपने पढ़ा होगा, युगमाली, युगांत, बहुत सारी हैं। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से गीत फरोश कृति के रचनाकार हैं? दिनकर जी नहीं है, हरिऔध नहीं है, पंत नहीं है, आप इनके रचना याद ही होंगी आपको, हरिऔध की है प्री प्रवास, तो यहाँ पर हो जाएंगे भवानी प्रसाद मिश्र। लास्ट ऑप्शन बचते हैं, तो यही आपके बिल्कुल भटक पड़े हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं, 76 क्वेश्चन, इनमें से कबीर दास की रचना नहीं है, सॉरी रचना है, कबीर दास की रचना है? श्री रामचरितमानस भैया तुलसीदास की है, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है, बीजक और सूरसागर ये भी सूरदास की रचना है। तो यहाँ पर बीजक जो है दोस्तों ये कबीरदास जी की रचना है, और बीजक में 3 पार्ट हैं। कौन से? बीजक के 3 भाग आप कह सकते हो। पूछ भी सकता है भैया, साखी हो गया, साखी बीजक के अंदर ही है, ठीक है, साखी शबद, और एक भैया रामायणी, ठीक है, याद कर लेना, रामायणी, तो याद कर लेना, बीजक के अंदर ये तीनों भाग हैं, तो याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर श्री रामचरितमानस मैंने बता ही दिया, और यहाँ पर सूरसागर, सूर साहित्य लहरी आपको बता ही दिया। आगे 77 क्वेश्चन है दोस्तों, महाकवि भूषण की रचना है साकेत, ये तो मैथिली शरण गुप्त जी की है ना, चलो ये नहीं होगी आपकी। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत जी की है, तो यहाँ पर हमारे पंत जी हो गए। शिवा बावनी रेणुकर जो है दोस्तों ये है दिनकर जी की, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना, तो यहाँ पर सही हो जाएगा शिवा बावनी, तो याद कर लेना भैया शिवा बावनी, ठीक है। चलिए इस तरीके से विकल्प सॉल्व करना, एक भी विकल्प गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर आप तुक्का भी लगाते तो पहले उन विकल्पों को खत्म करो जो आपको आते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे ये तीनों आते थे, मैंने इन तीनों विकल्पों को खत्म किया और मुझको ये नहीं आता था, तो ये वाला मेरा बचा है, तो यही सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है भाइयों मेरे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? जल्दी बताइए। साकेत, दीपशिखा, सूरसागर, कामायनी। भक्ति काल की, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि नहीं थे। साकेत यहाँ पर गुप्त जी की है, आप फिर से बता दूं, मैथिली शरण गुप्त। दीपशिखा देवी जी की है, महादेवी वर्मा, याद कर लेना। सूरसागर सूरदास जी की है, सूरदास। और यहाँ पर दोस्तों कामायनी जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की है। अब जल्दी से बताओ, अब आपको आ गया होगा भैया भक्ति काल मतलब भैया हाँ मेरे, चाहे रसखान हो, चाहे तुलसीदास जी आ जाए, चाहे कबीरदास जी आ दे, सारे भक्ति काल के कवि थे। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा मेरे भाई सूरसागर, क्योंकि ये सूरसागर रचना सूरदास जी की है, और सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे, और तुलसीदास भी थे, रसखान भी थे। तो रसखान की भी आती, जैसे प्रेम वाटिका है ना, तो वो भी सही होता, भक्ति काल की भी थी रचना, वो भी प्रेम वाटिका, प्रेम बोला ही गया है। चलिए मैं आपको हर चीज़ बता दे रहा हूँ, पीछे मैंने प्रेम वाटिका के बारे में बताया है ना, रसखान की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है भैया, निम्नलिखित में से छायावाद युग का महाकाव्य है? भैया छायावाद युग का साकेत जो है दोस्तों द्विवेदी युग का है, क्योंकि जो है यहाँ पर इसके लेखक जो है दोस्तों गुप्त जी हैं, आप जानते हो, और इसके लेखक गुप्त जी हैं, तो भैया गुप्त जी जो है दोस्तों द्विवेदी युग के लेखक थे, ठीक है, द्विवेदी युग, तो ये तो होगा नहीं। चलिए प्री प्रवास दोस्तों ये हरिऔध जी की रचना है, ठीक है, हरिऔध। चलिए पद्मावत ये नहीं होगा। कामायनी आपका बिल्कुल सही, क्योंकि आपको मालूम होगा इतना सरल था। कामायनी जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना, यानी प्रसाद जी की है, और जयशंकर प्रसाद जी जानते ही हो कि भैया ये छायावाद युग या शुक्ल युग के लेखक थे, ठीक है, शुक्ल युग को ही छायावाद युग बोला जाता है, शुक्ल युग, ठीक है। तो आज तक आप कंफ्यूज थे कि भैया छायावाद युग क्या होता है, शुक्ल युग, तो मैंने आपको बता दिया। तो छायावाद युग चाहे आप बोलो चाहे शुक्ल युग, ठीक है, कान को चाहे कर्ण बोलो चाहे कान बात एक ही है, इसी तरीके चाहे छायावाद युग को छायावाद युग बोलो, चाहे शुक्ल युग बोलो, चाहे प्रेमचंद युग बोलो, चाहे प्रसाद युग बोलो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से छायावादी युग के कवि हैं? जल्दी बताइए फिर से। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, उपरोक्त सभी। याद कर लेना मेरे भाइयों, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल युग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, छायावादी हो चाहे शुक्ल युग, बात एक ही है, एक ही बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी। तो याद कर लेना जो शुक्ल युग के लेखक हैं या कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं, ठीक है, याद कर लेना। अभी आगे कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, जल्दी से बताइए कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है भैया? यहाँ पर आपको याद होगा दिनकर या फिर प्रसाद, पंत या निराला। भैया आपने पंत की रचनाएं तो सारी याद की होंगी, निराला की भी, प्रसाद जी की याद ही होंगी, मतलब प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर दिनकर जी की रचना, ठीक है। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र मतलब दिनकर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 82 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से शुक्ल युग के कवि हैं? जल्दी मेरे भाइयों बताइए।
शुक्ल युग के कवि ये सारे के सारे याद कर लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी हैं, प्रेमचंद जी भी हैं, राम कुमार वर्मा जी भी हैं, इनकी एकांकी दीपदान आपको याद होगा। महादेवी वर्मा, ये दीपशिखा, यामा, अणिमा, है ना, और बहुत सारी हैं, रश्मि, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के भी थे और शुक्ल युग के भी थे, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी याद रख लेना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है दोस्तों, इनकी रचना है कुटज निबंध, आपने पढ़े होंगे, अशोक के फूल, कुटज, और क्या है जल्दी से, कल्पलता, है ना, गुलाब राय की मेरी असफलताएं, आत्मकथा विधा की रचना। मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख भी लेना। यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन मेरे भाइयों आता है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है भैया? क्योंकि आधुनिक काल को ही बांटा गया है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग में ना, तो ये तो सारे आधुनिक युग ही हुए, आधुनिक काल। अब इस युग में कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त मैंने आपको पीछे बताया था, कौन से भैया? द्विवेदी युग, तो याद कर लेना, मैंने पीछे बताया भी था, हो सकता है आपको याद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आता है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, उपरोक्त सभी। यहाँ पर परशुराम की प्रतीक्षा के जो रचनाकार हैं दोस्तों, आप लोग याद रख लेना, वो कौन हो जाएंगे मेरे भाइयों? वो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, तो याद कर लेना, रेणुका हुंकार, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। और पीछे एक और में बताया था, है ना, कुरुक्षेत्र, है ना, वो भी इनकी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रबंध परिजात के लेखक। भैया प्रबंध परिजात के लेखक याद रख लेना, वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पहला ही विकल्प सही है तो मैं पढ़ूंगा नहीं। आगे 86 नंबर क्वेश्चन आता है मेरे भाइयों, इनमें से कोई एक विकल्प सही है, पहचानिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध कवि है। नो भैया, ये क्योंकि प्रसिद्ध एक लेखक है, क्योंकि इन्होंने लिखा है भैया निबंध, और क्या लिखा है? आलोचना, ठीक है, ये दो लिखे हैं, आलोचना, कहानी भी एक लिखे हैं, 11 वर्ष का समय, अगर आपको याद हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों चिंतामणि ये इनकी इन्हीं का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध ही है। तो ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना तो है नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था, मोहन राकेश का नाटक है, ये आपका सही है, यानी आपका विकल्प नंबर का सही है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध आलोचक है, ये आलोचक नहीं है बल्कि निबंधकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से पुष्प फूल का यानी पुष्प यानी फूल का पर्यायवाची शब्द। एक बात याद रखना है, इस तरीके क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इसमें आप ज़्यादा जितना आप दिमाग मतलब ज़्यादा रचनाएं याद करोगे उसी मतलब बन जाएगा, और ये सरल आते हैं, आप ये याद रख लेना, थोड़ा दिमाग लगाओगे बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है भैया इसका पुष्प फूल का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर प्रसून, कुसुम, सुमन। तो भाई फूल को कुसुम भी बोला जाता है, आपको अगर याद हो, सुमन भी बोला जाता है, प्रसून आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी ही ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन यही सही होगा ना, तो ये हो गया। तो याद कर लेना, प्रसून भी बोला जाता है फूल को, कुसुम भी बोला जाता है, सुमन भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें 88 नंबर है, इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भैया। वसुंधरा या फिर अरण्य या फिर मंदाकिनी या फिर प्रभा, जल्दी से बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वसुंधरा। याद कर लेना, पृथ्वी का है, भू भूमिधरा वसुंधरा, सब पृथ्वी को बोलते हैं। अरण्य आपको मैंने बताया था पीछे, किसका भाई? जंगल का, जंगल का कानन है, चाहे बोलो, चाहे विपिन बोलो, चाहे अरण्य बोलो, है ना, कानन। और यहाँ पर दोस्तों आगे है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है दोस्तों आप जानते हो सुरसरिता यानी गंगा जी है ना, गंगा। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। प्रभा जो है दोस्तों किरण को बोलते हैं, किरण को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? मरीचिका बोलते हैं, मरीचिका। आपने अगर साइंस पढ़ा होगा तो होगा, आपको मालूम होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर का बिल्कुल सही हो जाता है। आगे है दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन, वारिद, जलधर, पयोधर किसके पर्यायवाची शब्द है? जल्दी से बताइए। वारिद, पयोधर, जलधर, जल को धारण करने वाले यानी बादल, बादल को ही बोलते हैं दोस्तों ये, और ये बादल को ही बोलते हैं मेघ। नीरद भी अब आएगा क्योंकि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये आपको हो सकता है ना आ रहा होता, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी मतलब दोस्तों ये बादल के ही पर्यायवाची कौन कौन से हो गए भैया? बादल के पर्यायवाची जल्दी बताओ, बादल के पर्यायवाची यहाँ पर कौन कौन से हो गए? नीरद हो गया, मेघ हो गया, वारिद हो गया, जलधर हो गया, पयोधर हो गया, ठीक है। याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए कौन सा अलंकार होगा? पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला, के जैसा, यहां पर क्या आ रहा है भैया? के जैसा, मतलब यहां पर भैया तुलना हो रही है, समान गुण धर्म के आधार पर तुलना हो रही है। तो यहां पर तुलना होती है, जहां समान गुण धर्म के आधार पर क्या होता है? अगर आपको परिभाषा याद हो भैया, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 प्रमुख भेद होते हैं, कौन कौन से भैया? भैया एक उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, वाचक शब्द जैसा के जैसा और तुलना की जा रही है। मन डोला, डोला यहाँ पर साधारण धर्म है, क्योंकि मन भी डोल रहा है और पत्ता भी डोल रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे उपमा अलंकार, उन्होंने बता भी दिया। चलिए आगे दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से बताइए मेरे भाइयों।
उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या फिर यमक अलंकार, जल्दी से बता दीजिए। जहां उपमान में उपमेय की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? आपको मालूम होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप बस ये याद रख लेना, अगर पहचानने के लिए आ जाए कि भैया ये परिभाषा तो याद कर लेना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन जहां पर दोस्तों क्या आ जाए, मनहू, क्या आ जाए, मनहू, जनहू, ठीक है, मनहू, जनहू, मनु, सॉरी मनु, मानो या मानो, ठीक है, मानो, जनु, जानो, जनु, जानो, ठीक है। अगर ये शब्द पकड़ में आ जाए सीधा आप सोचना कि भैया यहाँ वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अभी आगे आपको पता चलेगा, देख सकते हो ये क्वेश्चन आ गया। 92 नंबर क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है भैया? ये देखो मनौ आ गया है। मनौ मतलब मैंने बताया उत्प्रेक्षा अलंकार, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। मनु, मानो, जनु, जानो आप लोग पकड़ना बस। अगर ना मिले तो आप लोग उस, अगर उपमा अलंकार होगा या रूपक अलंकार होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल कट कर देना, वहां पर वो नहीं होगा फिर। अगर मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु वर्ड नहीं आते, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया। चलिए आगे है 93 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कहता है पाप पुण्य का सही समास बनेगा। पाप और पुण्य या पाप या पुण्य, पाप का पुण्य या फिर पाप एवं पुण्य। यहाँ पर आप टिक लगाएंगे पाप और पुण्य, है ना, लेकिन ये सरासर गलत है। ये भी अब गलत ही हो जाएगा, ये भी गलत है। पाप का पुण्य हो नहीं सकता है, पाप करोगे तो पुण्य कहाँ से होए भैया। और पाप और पुण्य साथ नहीं रह सकते। जैसे आप पढ़ते हैं भैया माता पिता, इसका मतलब है दोस्तों ये दोनों साथ है ना, माता पिता, माता और पिता बोल सकते हो, लेकिन पाप और पुण्य एक साथ नहीं होते, क्योंकि पाप करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, ठीक है, पुण्य करोगे तो पाप नहीं मिलेगा। तो वहां पर भैया ये हो जाएगा पाप या पुण्य। इसी में बच्चे फंसते हैं और यूपी बोर्ड में यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने देखा यही बार बार रिपीट होता है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आता है 94 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर कौन सा समास होगा ये भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर ये वर्ड हो भैया कौन सा समास होता है, द्विगु समास, है ना, कौन सा, द्विगु समास। चाहे और हो तो यहाँ पर है या है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अंक नहीं है। अंक मतलब गणित के वर्ड 1 2 3 4 5 नहीं, तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा सॉरी द्विगु कहाँ होगा, द्वंद्व समास होगा यहाँ पर। यार क्या बताता हूँ मैं भी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा मेरे भाइयों, जल्दी से बताओ। यहाँ पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। क्यों भैया द्वंद्व समास होगा, सॉरी यहाँ पर ये बिंदी नहीं लगेगी। द्वंद्व समास क्यों होगा, क्योंकि पाप और पुण्य, चाहे पाप या पुण्य, ठीक है, तो ये हो गया आपका। और जहाँ पर गणित आ जाए, गणित मतलब समझ रहे हो ना, वर्ड जैसे अंक, अंक जहाँ पर आए, जैसे 4 5 6 ऐसे कुछ भी आ जाए, वहाँ पर आप लोग समझना द्विगु समास होगा, ठीक है। चलिए पहचानना भी बता दिया। 94 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? लोकायतन, चिदम्बरा, युगांत, पल्लव, युगवाणी। मैंने आपको बताया सारी की सारी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी मैंने पीछे भी बताया था। आगे राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, जल्दी से बताइए। पथिक, मिलन, ग्राम गीत, उपरोक्त सभी। तो राम नरेश त्रिपाठी की सारी रचनाएं हैं, तो याद कर लेना। पथिक भी है, मिलन भी है, ग्राम गीत भी है, ठीक है। चलिए उपरोक्त सभी पर आपका सही विकल्प हो जाता है। आगे 96 नंबर क्वेश्चन है, मुकुल और त्रिधारा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की आपको सारी रचना याद होगी, इनकी तो होगी नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला होगी नहीं। सुमित्रा नंदन पंत की युगांत, युगवाणी, चिदम्बरा, लोकायतन मैंने आपको बताया ये होगी नहीं। हमारी हो जाएंगे सही विकल्प सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है। मुकुल और त्रिधारा के जो लेखक हैं या रचना है वो रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। आगे है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं भैया, साकेत और भारत भारती, यशोधरा और द्वापर, विष्णु प्रिया और पंचवटी, उपरोक्त सभी। तो ये सारी की सारी रचनाएं, मैं आपको रचनाएं पूरी की पूरी याद करवाना चाहता हूँ, इसलिए इस तरीके क्वेश्चन मैंने बनाकर लिखे हैं, तो ये याद रख लेना। हो सकता है वहाँ पर केवल एक विकल्प में आए, लेकिन मैं आपको हर चीज़ तैयार करवा रहा हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल भी फंसो नहीं। इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार आप देख सकते हो, जिससे आपका और हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, श्याम नारायण पांडे की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हल्दी घाटी जो है दोस्तों वो है श्याम नारायण पांडे जी की रचना, ठीक है। तो बस दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हैं। आगे है 99 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हो। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं है भैया, सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल है जी, ठीक है। तो याद कर लेना इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। चलो आगे बढ़ें। 100 लास्ट क्वेश्चन है भैया, ठूठा आम और खून के छींटे के लेखक। जल्दी से मुझे कमेंट कर देना इसको, क्योंकि मैं इसको पहले ही शामिल कर चुका हूँ। बस दोस्तों
ये हैं आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरीके की रचना इस तरीके से आज तक पूरे यूट्यूब में हिंदी कोई नहीं समझाया होगा। हिंदी में तुम्हारे 99% दिलाकर मानूंगा, 99 नहीं तो 95 तो पक्के हैं, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए गला बैठ गया, सूख गया, तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ ठोक देना अभी। चलो मिलता हूं आगे। जय हिंद। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। थूब